प्रिज्म को हमने किस तरीके से बनाया था, एक त्रिभुज की तरह, ये प्रिज्म था, ठीक है, ऐसे तो बनाया था। और इस प्रिज्म का नाम हमने आपको बताया था, क्या है बताओ भाई, ABC, A ये वाला B ये वाला C, ठीक है। एक कोई प्रकाश की किरण अगर आएगी, इसमें अब हम क्या कराएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। कोई अगर प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक, ये प्रकाश की किरण आ रही, मान लो इस पे आकर के पड़ी, ठीक है, इस तरीके से आएगी। इस किरण का नाम हमने जो रखा था वो क्या रखा था, P, और इसका रख दिया यहाँ पे Q, समझना ध्यान से बेटा, ठीक। तो यहाँ पे जब ये प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो बिंदु है, तुरंत यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ अपवर्तन होगा, होगा कि नहीं। क्यों अपवर्तन होगा भाई, क्योंकि यहाँ बाहर विरल माध्यम है और अंदर कांच है, सघन माध्यम है। तो अपवर्तन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो इसका अभिलंब हमने खींच के बताया था कल आपको कि अभिलंब जो होता है इस तल के लंबवत रेखा होगी, ठीक है बेटा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल वो लंबवत रेखा होगी और इसको हम ऐसे लंबवत रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं कि नहीं, ठीक, इस तरीके से ये अभिलंब आपका बन गया। बेटा बात समझ में आया कि नहीं। अब जब ये अभिलंब आपका बन गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपवर्तन करेंगे प्रकाश का, ठीक है। तो अपवर्तन कैसे होगा, तो ये वास्तव में प्रकाश की किरण जो थी वो इस तरीके से जा रही थी ऐसे। अगर ये प्रिज्म ना होता तो प्रकाश की किरण ऐसे जाती कि नहीं जाती। लेकिन हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम ये कौन है, बाहर वाला, विरल माध्यम से सघन माध्यम कांच में जा रही है तो अभिलंब की और झुक जाती है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वास्तव में इधर जा रही थी तो अभिलंब कहाँ, ये तो इधर की ओर झुक जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, इधर की ओर झुक जाएगी, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे झुक जाएगी, ठीक। तो बिल्कुल इस तरीके से ये झुक गई, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई ना। अब देखो फिर यहाँ से जब ये प्रकाश की किरण ये PQ यहाँ पहुँची और यहाँ पे फिर एक तल मिल गया इसको, भाई अंदर कांच में जा रही थी लेकिन फिर अब यहाँ पे कांच का तल मिल गया, यानी अब बाहर जाएगी तो फिर इसको विरल माध्यम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ फिर प्रकाश का अपवर्तन होगा, बेटा समझ रहे हो कि नहीं। तो फिर प्रकाश का अपवर्तन होगा तो फिर पुनः हमें अभिलंब यहाँ पे खींचना पड़ेगा। तो अभिलंब कैसे होगा, इस तल के लंबवत, ठीक है। तो इस तल के लंबवत हम अभिलंब खींच लेंगे, इस बिंदु से खींचेंगे लंबवत, ठीक है, ऐसे, ठीक है, खिंच गया, डॉटेस कर दिया। बेटा बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हमें फिर पता है कि जब प्रकाश, ये सघन माध्यम है, अंदर वाला कैसा माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब, इसका रास्ता कौन सा था, देखो बेटा इसका रास्ता कौन सा था, ये था भाई, प्रकाश ऐसी जाती, लेकिन अब ये अभिलंब ये है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल अभिलंब से इस तरीके से दूर हट गई। बेटा बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम आप रख दोगे, इस किरण का नाम रखा PQ, इसका PQ यहाँ पर इस बिंदु को रख देंगे R और इसका नाम रख देंगे S, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं। तो बिल्कुल सही। तो बेटा ये हम देखेंगे जो पहली किरण आ रही है ये किरण, ये वाली, ठीक है। इस किरण को हमने कल नाम बताया था, क्या नाम बताया था, याद है किसी को, आपतित किरण। क्या बताया था बेटा, आपतित किरण, ठीक है। ये जो दूसरी किरण निकल रही है बाहर, इसको हमने क्या नाम बताया था, याद है, अपवर्तित किरण या फिर निर्गत किरण, ठीक है। इसका नाम हमने बताया था निर्गत किरण। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। इसके बाद बेटा हमने क्या आपको बताया था कि ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपतन कोण I है, ठीक है। इसके बाद एक कोण ये बन रहा था, इसमें ये अपवर्तन कोण R है, और यहाँ पे भी आपको ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, तो ये वाला कोण I' हुआ, इसको मिट देते हैं, ठीक है। कौन सा हुआ, I', और ये वाला कोण जो है R', ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद बेटा यहाँ पे जो ये पॉइंट काट रहा है ये वाला, इस बिंदु को भी हमने कुछ नाम दिया था और इस बिंदु का नाम था E, ठीक है। क्या था, क्लियर। तो ये जो कटान बिंदु है, कौन सा कटान बिंदु है, तो अभिलंबों का कटान बिंदु है, इसका नाम हमने दे दिया है E। इतना बात क्लियर। इसके बाद और हमने क्या बताया था कि यदि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तथा निर्गत किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाया जाए, तो निर्गत किरण को भी पीछे की ओर बढ़ा दो, इसको तो बढ़ाया नहीं हमने, तो पीछे की ओर ऐसे बढ़ाओ। तो यहाँ पे कोई कटान बिंदु आपको मिल रहा है कि नहीं, बताओ मिल रहा है कि नहीं, ये मिला ना। क्या बताया, सुनना, आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए
ठीक है, तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक कोण आपको मिलता है ये वाला। इस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। और इस कोण का, इसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। बेटा बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, इसी कोण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा। ठीक है, क्लियर? इतनी बात कल हमने आपको बताई थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जो हमने विचलन कोण देखा बेटा, ये जो बन गया है, इसी पे कहानी आगे की शुरू होगी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब देखो बेटा, ये जो विचलन कोण है, ध्यान से इसमें देखो, यहाँ पे बेटा आपको क्या दिख रहा है? ये आपतन कोण दिख रहा है और ये आपका विचलन कोण दिख रहा है। समझने की कोशिश करना। अब हम खेलेंगे क्या इसमें कि अगर हम ये जो आपतन कोण दिख रहा है आपको, इसका अगर देखा जाए कुछ मान होगा यहाँ पे, बताओ होगा कि नहीं? हो सकता है 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कुछ भी हो। तो बेटा यहाँ पे आपको देखना है कि अगर ये जो आपतन कोण है, इस किरण को और नीचे से झुका के आप भेजोगे, ऐसे समझना। पहले यहाँ से भेज रहे थे आप, इसको थोड़ा और झुका दो तो ये आपतन कोण का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, बढ़ेगा? या और फिर झुकाओ तो आपतन कोण का मान और बढ़ेगा। तो बेटा यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि अगर आपतन कोण का मान बढ़ाओगे, परिवर्तित करोगे, तो विचलन कोण के मान में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। क्लियर है कि नहीं? क्या बताया हमने? आपतन कोण का मान यहाँ पे कुछ हो सकता है ये 30 अंश हो, आई का मान अभी कितना हो? 30 हो। अगर आपतन कोण का मान आप बढ़ाओगे, बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? अगर इसको आप नीचे से ऐसे लाओ, ऐसे इसको मिटा करके यहाँ से ये वाला डालो, ऐसे इसको मिटा दो, अगर ऐसी रेखा डालोगे तो विचलन कोण में कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं? बिल्कुल श्योर बात आएगा परिवर्तन। तो बेटा जो ये जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन किस हिसाब से आएगा, उसी को हम इस ग्राफ में सीखेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको हमने समझा दिया, प्रैक्टिकली जो है बोर्ड पे बार बार करके समझाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम उसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपके जो किताब जिन्होंने बनाया है या जिन्होंने भी थ्योरी दी है, उन्होंने प्रयोग करके ये ग्राफ जो है बनाया आपके लिए। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे क्या? आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ। क्या सीखेंगे? आपतन कोण और विचलन कोण, जो आपको देख रहे हो, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, क्लियर? और वहीं से हमें निकल के आएगा क्या? अल्पतम विचलन कोण। बेटा बात समझना, आपतन कोण का मान आप अगर बढ़ाते जाओगे तो हो सकता है विचलन कोण का मान भी बढ़ता जाए। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? वो ग्राफ में भी पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, फिर आपतन कोण का मान अगर घटाते जाओगे तो हो सकता है विचलन कोण का मान भी घटे। बेटा बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है आपतन कोण का मान आप बढ़ाओ, विचलन कोण का मान घटे। ठीक, तो क्या होगा उसी को हम आगे ग्राफ में देखेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? तो चलो अब ग्राफ में देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है बेटा, चलो अच्छा इसको देखते हैं अब। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, इस तरफ देखो बेटा क्या है, ये विचलन कोण। विचलन कोण आपने देखा ये वाला, ठीक। और ये क्या है? आपतन कोण। बेटा बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे आपतन कोण का हमने मान रख दिया डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और एक कोण का मान होता है अंश में होता है ना, तो यहाँ 0 पहले, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60 इस तरीके से लिखा है मान। ये बात समझ रहे हो? ये आपतन कोण आई का मान है, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40 जैसा भी आप बढ़ा के रख पाओ, ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद ये ऊपर हमने विचलन कोण का मान रखा है। विचलन कोण का मान कौन सा? ये वाला। और विचलन कोण का मान जो रखा हुआ है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 30 से, कितने से है? 30 अंश से। 30, फिर 40, फिर 50 इस तरीके से लगता है, ठीक है बेटा। तो आइए अब हम ग्राफ को समझते हैं कि किस प्रकार इसका ग्राफ जो है वो चलता है, ठीक। तो शुरू करेंगे यहाँ पे पॉइंट से, पहले वाले से। यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ये एक ए बिंदु ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये बी बिंदु ले लेते हैं इसको समझने के लिए, फिर उसके बाद ये सी बिंदु ले लेते हैं, इसके बाद डी बिंदु ले लेते हैं, और इसके बाद एक और बिंदु ले लेते हैं ई। इन पांचों पॉइंटों के द्वारा हम इस ग्राफ को समझेंगे, ठीक। ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ा दिमाग लगा रहना, जहाँ जो ना समझ में आए वो आप पूछना। तो देखिए बेटा, तो पहला पॉइंट है ए। इसको अगर ग्राफ को देखा जाए तो जब इसका मूल बिंदु निकालेंगे, इसके बिंदु निकालेंगे तो उसको नीचे मिलाते हैं, ऐसे ऐसे तो मिलाते हैं इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ आप अगर देखोगे तो यक्ष अक्ष पे कितना चला हुआ है? 0 और 30 के बीच में मान लेते हैं 25। ये कितना है यहाँ पे? 25। तो ये बिंदु हो गया 25। और इधर चलेंगे तो इसके बीच है यानी 40, इसको मान लेते हैं 42, ठीक है। बात समझना बेटा।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ इस वाले बिंदु पे, समझना ध्यान से, इस वाले बिंदु पे जो आपतन कोण रहा होगा आई, वो कितना रहा होगा 25, और अल्पतम विचलन कोण जो हमने अभी देखा था वो कितना रहा होगा 42 अंश। ठीक, फिर आगे हमने क्या किया, आगे और देखते हैं। देखो बेटा ग्राफ थोड़ा और नीचे चलेगा, क्या किया आगे, बी बिंदु पर आए तो बी बिंदु को ऐसे मिलाया हमने। बेटा समझना ध्यान से, इसको मिलाया तो अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जो ग्राफ पे पॉइंट गया ये कितना आ गया 30 आ गया है, बी पे 30 आ गया है, और ये कितने पे आ गया है, इसको मान लेते हैं 38 मान लेते हैं। ठीक है भाई, 40 के नीचे है 38 मान लेते हैं। देखा क्या आपने, यहाँ पे आई का मान बढ़ा कि नहीं, आपतन कोण का मान बढ़ा भाई, पहले 25 था और अब 30 कर दिया, हुआ कि नहीं बेटा। तो आपतन कोण का मान हमने बढ़ा दिया, लेकिन विचलन कोण का मान अब क्या हो गया, घट गया, हो गया, घट गया ना। तो यहाँ तो आपको ए से बी में आपने देखा क्या कि आपतन कोण का मान जैसे बढ़ाओगे तो विचलन कोण का मान घट रहा है। बेटा बात समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे आएंगे, तो जब सी पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, आई का मान हमने कर दिया लगभग 41। ठीक, बात समझना। और आपका इधर मिला लेते हैं, इधर, हाँ, और आपका जो ये पॉइंट आया 36, ये लगभग हो गया 36। ठीक है भाई, कम हो गया 40 से, 38 से और नीचे हो गया ना, कम हो गया। तो यहाँ भी आपने क्या देखा सी पॉइंट पे सी पॉइंट पे भी आपने क्या देखा कि आई का मान आपने बढ़ा दिया, समझते रहना इसमें वरना दिक्कत होगी। आई का मान हमने बढ़ा दिया तो जो आपका विचलन कोण है उसका भी मान घट रहा है। यहाँ तीनों पॉइंटों में आपने यही देखा, क्या देखा, जैसे जैसे देखो, हाँ, आपतन कोण का मान ये बढ़ रहा है, पहले 25 था, फिर हमने इसको बढ़ाया 30 किया, फिर बढ़ाया हमने इसको 41 किया, वैसे वैसे आप विचलन कोण का मान क्या देख रहे हो, घट रहा है। पहले 42 था, फिर 38 हुआ, फिर 36 हुआ। तो देख क्या रहे हो, सी पॉइंट तक आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे, समझते रहे ना एकदम, बिल्कुल यहीं से अभी आपको अल्पतम विचलन कोण निकल के आएगा। ठीक है, हम इस पॉइंट में क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बेटा क्या हो रहा है, अल्पतम विचलन कोण का मान घट रहा है। इन 3 बिंदुओं तक देखा कि नहीं यहाँ तक। इसके बाद अब हम जब डी बिंदु पे चलेंगे, ठीक, तो डी बिंदु पे चलेंगे तो उसको देख लेते हैं। जैसे ही डी बिंदु पे जाएंगे बेटा तो इसको ऐसे मिलाओ। ठीक, आई का मान आपका कितना हो गया, 60 हो गया ना 60, देखो 60 पे मिलाया, इधर 60 पे आ गया, और इधर मिलाएंगे वाई एच पे 40, तो ये 40 के ऊपर पहुंच गया, 41 पहुंच गया। अब देखो क्या एकदम जरा सा आपको झटका लगा होगा, क्या लगा होगा, झटका ये लगा कि यहाँ पे आपने आपतन कोण का मान तो बढ़ा दिया, आई का मान तो बढ़ गया, लेकिन आपने देखा क्या विचलन कोण का मान जो है वो भी बढ़ गया। बेटा बात समझना, समझ में आ रही बात कि नहीं। देखा क्या बेटा, ये 3 पॉइंटों तक आपने ये देखा कि आपतन कोण का मान जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, आई का मान आप जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जा रहा है। लेकिन एक विशेष बिंदु के बाद, विशेष बिंदु कौन है, सी के बाद आप जैसे ही आपतन कोण आई का मान बढ़ाओगे वैसे ही विचलन कोण का मान भी बढ़ना शुरू हो जाए। बेटा बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, क्लियर बात है यहाँ तक। इसके बाद ई पर भी आप अगर देखोगे तो यही कंडीशन हो रही होगी कि आपतन कोण का मान भी बढ़ रहा होगा और विचलन कोण का मान भी बढ़ रहा होगा। तो ई के अगर निर्देशांक देखें तो कितना आएगा बेटा, 80, और क्या आ जाएगा, इधर चलेंगे तो 47 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आपने बेटा क्या देखा, आई का मान तो बढ़ ही रहा है, साथ में विचलन कोण भी बढ़ रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी क्या, कि विचलन कोण तथा आपतन कोण में आपने देखा क्या कि पहले कुछ 3 बिंदुओं में आपने क्या देखा कि जैसे जैसे, देखना समझना बेटा, जैसे जैसे आई का मान बढ़ता है, बढ़ रहा है, पहले आई का मान जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक, आई का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर का मान क्या होता है, घटता है। ठीक बेटा, किस बिंदु तक, एक बिंदु हमने ले लिया सी बिंदु तक, एक पॉइंट है विशेष, इस पॉइंट तक आई का मान जैसे जैसे हम अप करते हैं, बढ़ाते हैं, बेटा ये समझ लो ना। ठीक है, क्या बताया, आई का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर का मान, सॉरी आर बता रहे हैं,
डेल्टा का मान यानी अल्पतम विचलन कोण का मान कैसा होता जाता है, घटता जाता है, ठीक, सी बिंदु तक। लेकिन सी बिंदु के बाद जैसे ही आप ये क्रिया करोगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप आई का मान अब बढ़ाओगे वैसे वैसे डेल्टा का मान अब क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे जैसे आई का मान आप बढ़ाओगे वैसे वैसे डेल्टा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। बेटा इतनी बात क्लियर कि नहीं? दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल से निकल के आई, क्या कि शुरुआत में जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाओगे अल्पतम विचलन कोण का मान घटता चला जाएगा, और वो सी बिंदु पर अल्पतम विचलन कोण का मान जो है वो सी बिंदु पर सबसे न्यूनतम होगा। क्लियर आई समझ? सी बिंदु पर सबसे न्यूनतम यानी सी बिंदु पर सबसे कम से कम होगा, ठीक। यानी 36 के अलावा आप देखोगे तो सभी में देख क्या रहे हो, यहाँ पे 36 है, किसका अल्पतम विचलन कोण का, यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 42 है। ऊपर भी चलोगे तो यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यानी सबसे कम कहाँ पे है, सी बिंदु पे, ठीक। फिर आपने क्या देखा दूसरा पॉइंट कि सी बिंदु के बाद जैसे जैसे आप आई का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे अल्पतम विचलन का कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जो आपको ये सी बिंदु मिला है, जो सी बिंदु मिला है यानी इस विशेष बिंदु पर विचलन कोण का जो मान होता है वही क्या कहलाता है, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम का मतलब सबसे कम से कम विचलन कोण। हाँ, तो सी बिंदु पे जो कोण आया है विचलन कोण का मान, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण। क्लियर बात? सभी को क्लियर ना? ठीक। तो ये ग्राफ इस तरीके से कुछ कार्य करता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप उन कॉपी पे उनको नोट्स कर सको, ठीक है, ताकि दोबारा आप इस ग्राफ को समझो तो समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करो, ठीक। हाँ, तो ग्राफ में हमने क्या देखा, इसको लिख दिया कि प्रारंभ में कहाँ से, यानी ए बिंदु से प्रारंभ किया था। प्रारंभ में आपतन कोण आई का मान, ठीक है बेटा, आई का मान बढ़ाने पर, आई का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे विचलन कोण का मान कैसा हो रहा था, घट रहा था। तो इसको हमने कहाँ से दिखा दिया, आई का मान बढ़ रहा है तो प्रोपोर्शनल 1/डेल्टा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? तो इससे आप समझ रहे हो कि आई का मान बढ़ रहा है तो डेल्टा का मान यानी विचलन कोण का मान घट रहा है, ठीक। लेकिन एक विशेष बिंदु जैसे हमें मिल गया, वो विशेष बिंदु कौन था, सी, वही बात। परंतु एक विशेष बिंदु के पश्चात आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान भी बढ़ता चला जाता है। यानी इस बिंदु के पश्चात आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे, ठीक, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, विचलन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। और इसी विशेष बिंदु पर, समझना, और इसी विशेष बिंदु पर जो विचलन कोण का मान होगा उसी को ही हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक। तो अल्पतम विचलन कोण की डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो उसको भी हम नोट कर देते हैं, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण की डेफिनेशन इसमें देखो, दिख रहा है नीचे क्या, चलो ठीक है। तो अल्पतम विचलन कोण, ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है अगर पेपर में आई, अभी हमने आपको बताया कि एक विशेष बिंदु सी था ग्राफ में, उसी पे विचलन कोण का मान सबसे कम से कम था, ठीक है। तो विचलन कोण का मान जिस बिंदु पे सबसे कम से कम होगा उसी को ही तो कहेंगे अल्पतम, ठीक है। तो बस उसी के अनुसार डेफिनेशन अगर पेपर में आएगी तो आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, इस विशेष बिंदु सी पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, इस कारण इसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। और अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये जो यम चिन्ह आपको दिख रहा है छोटा सा, इसका मतलब होता है मिनिमम। क्या होता है बेटा, मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है न्यून, सबसे कम से कम, ठीक है। तो इसको हम डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो केवल डेल्टा से, और अल्पतम विचलन कोण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा m से। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या है हमें, अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रमुख बिंदु, ठीक है। पहला हमने पॉइंट इसमें लिखाया है कि आपतन कोण आई, ठीक है, और साथ ही साथ ये निर्गमन कोण इसे कह सकते हैं आई डैश, ठीक है। आई तथा आई डैश बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब ये आपका विचलन कोण क्या होगा, अल्पतम विचलन कोण ही होगा, ठीक है। ये केवल अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ही है, यानी आपको पहला पॉइंट याद करके रखना है, आई बराबर आई डैश के होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा पॉइंट क्या याद करके रखना है, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण, ठीक है, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण
और प्रिज्म का आधार आपस में समांतर होंगे तो प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण कौन सी है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अपवर्तित किरण आपको कौन सी दिख रही है, ये प्रिज्म है, और अपवर्तित किरण आपको दिख रही है ये QR, ये दिख रहा है, ये अपवर्तित किरण यही तो है, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण यही तो QR ही होगी। और प्रिज्म का आधार कौन है, BC, अपवर्तित किरण कौन होगी, QR। ठीक है बेटा, आधार कौन होगा, BC। तो ये आपस में कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो समांतर का चिन्ह ऐसा होता है, ये तो होता है ना। तो प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण और इसका आधार आपस में समांतर होंगे कब, जब विचलन कोण का ऐसी स्थिति में होगा, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में होगा। ठीक, 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या कि I और I' आपस में बराबर होंगे, दूसरा क्या कि ये जो आपकी अपवर्तित किरण है प्रिज्म के भीतर, वह और प्रिज्म का आधार आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको ही क्लियर हो गए। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, तो तीसरे पॉइंट में आपको देखना है क्या लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें लिखा हुआ है प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण I माइनस R, ठीक है, तथा I माइनस I' माइनस R', ये दोनों बराबर होंगे। ये क्या है, इनको देख लेते हैं। तो फिर से हम चित्र पे चलते हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों कोण। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये आप देख रहे हो, ये कोण सा है, ये कोण जो है आपका I है, समझना ध्यान से। ये कोण अगर I है तो अगर इस तरीके से कोई 2 कोण है, मान लो ये, ठीक, इस तरीके से, तो ये कोण बराबर होता है इसके, होता है कि नहीं, 9th में आपने पढ़ा होगा शीर्षक विमुख कोण के हिसाब से। ठीक है, हाँ, और ये कोण बराबर होंगे इसके, ऐसा तो होता है बिल्कुल इसी तरीके से। तो आकृति ये बनी है, देखो कौन सी, ये वाली ऐसे, इस तरीके से, और ऐसे ऐसे ही तो बना हुआ पूरा। तो ये I जो है ये पूरा I होगा पूरा I कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो। ठीक, ये I अगर है तो ये पूरा I होगा। इसको इस तरह बना देते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए, ऐसे। ठीक, ये अगर I है, ध्यान देना, ये अगर I है तो ये पूरा I होगा कि नहीं, क्लियर है, वही बिल्कुल। ये अगर I है तो ये पूरा I होगा, लेकिन यहाँ बीच में ऐसे भी निकला हुआ है कि नहीं, और ये वाला कोण आपको दे दिया है R, दे दिया है यार। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें, ये ऊपर वाला कोण कितना होगा, तो क्या बताओगे, अरे भाई ये पूरा I है और इतना ये R है, तो I में से R घटाने दोगे, तो ये वाला जो कोण आपका निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, I माइनस R। तो यहाँ पे जो ये कोण आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या होगा, I माइनस R। बेटा बात समझ पाए कि नहीं, ये कोण क्या होगा, I माइनस R, क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये कोण I' है तो ये बड़ा वाला कोण भी I' होगा कि नहीं, और तो ये छोटा वाला कोण क्या होगा, I' माइनस R'। तो ये वाला जो कोण होगा छोटा वाला, ये क्या होगा, किधर बना दें, ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये वाला जो कोण होगा आपका इधर बना देते हैं। ठीक है, I' माइनस R', क्लियर हो गया कि नहीं। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये वाला कोण I माइनस R और I' माइनस R' भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं इसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। तो प्रमुख गुण हमने आपको बताया, पहला I और I' आपस में बराबर होगा। दूसरा क्या बताया कि प्रिज्म से गुजरने वाली जो अपवर्तित किरण है, ठीक है, वो प्रिज्म के आधार के समांतर होगी। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि प्रिज्म में का जो कोण है I माइनस R और I' माइनस R' वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्लियर पॉइंट आपको तीनों गुण याद करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, QR समांतर होगी BC के। ठीक, ओके, समझ में आ गया। चलो ठीक है, नोट कीजिए।